देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इनकी जो है विधियों के बारे में पढ़ेंगे कि महत्तम समापवर्तक जो है किन किन विधि द्वारा हल किया जाता है और लघुत्तम समापवर्तक जो है किन किन विधि द्वारा हल किया जाता है। इनका हम लोग परिभाषा भी देखेंगे कि महत्तम समापवर्तक क्या है और लघुत्तम समापवर्तक क्या है। तो आज हम लोग सबसे पहले महत्तम समापवर्तक की चर्चा करते हैं। महत्तम समापवर्तक हमेशा याद रखना है, किसी भी एक संख्या का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक नहीं निकाला जा सकता। एक से अधिक संख्याएं होनी चाहिए, तभी तो हम उनका लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं और महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के विधि के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन महत्तम समापवर्तक है क्या, इसको पहले समझते हैं। तो कोई भी संख्या, दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। वो दो संख्या भी हो सकती है, वो तीन संख्या भी हो सकती है, वो चार संख्या भी हो सकती है। तो दी गई संख्या, जो दिया गया संख्या रहेगा उसका हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो क्या है वो महत्तम समापवर्तक? वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे दी गई संख्या जो है पूरी तरीका से भाग चला जाएगा। पूरी तरीका से भाग चला जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या। हमारे पास बहुत सारे संख्या मिलेंगी जो उन दोनों संख्याओं को भाग देगी, लेकिन वह सबसे बड़ी होनी चाहिए, उससे बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो वह संख्या जो है कहलाती है महत्तम समापवर्तक। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 12 और 16 इनका जो है महत्तम समापवर्तक ले रहा हूं। तो महत्तम समापवर्तक क्या है? हमें ऐसी संख्या ढूंढना है जो दोनों संख्याओं को जो है पूरी तरीके से डिवाइड करेगी। तो हम लोग देखते हैं, इसका जो है 12 का देखते हैं और 16 का देखते हैं। तो 12 जो है 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और जो है 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं जो 16 है, 16 जो है 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से होगा, 8 से होगा और 16 से होगा। और ऐसी कोई संख्या है क्या जिससे जो है 16 जो है डिवाइड हो जाएगा? तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी कहने का मतलब है, ये देखो, ये तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ये दोनों 2 से भी डिवाइड हो रहा है और ये दोनों 4 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो दोनों में कॉमन है, इसमें तो 1 है, 2 है और 4 है। 3 फैक्टर निकल करके आया जो दोनों में है कॉमन। इन दोनों में 1 है तो 1 को हम लोग लेंगे, इन दोनों में 2 है तो 2 को लेंगे और इन दोनों में 4 है तो 4 को लेंगे। तो ये जो है बड़ी से बड़ी संख्या, तो इसमें 1 सबसे छोटा है, उसके बाद 2 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। तो ये जो 4 है ये बड़ी से बड़ी संख्या है और ये 4 जो है दोनों को पूरी तरीके से विभाजित करती है। 12 को भी पूरी तरीके से विभाजित करती है और 16 को भी पूरी तरीके से विभाजित करती है। तो परिभाषा क्या कहता है? महत्तम समापवर्तक वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करती है और बड़ी से बड़ी संख्या है। तो ये जो है महत्तम समापवर्तक का परिभाषा हुआ। महत्तम समापवर्तक का क्या हुआ? परिभाषा। वह बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए जिससे दी गई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल पे मैं यहाँ पे बताया हूँ 12 और 16 जो है 1 से भी डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से, 2 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और 4 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। तो इन तीनों में हम लोग देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है? तो 4 है, जो संख्याओं को पूरी तरीके से क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। इसलिए 12 और 16 का जो है महत्तम समापवर्तक 4 होगा। अब इसका जस्ट उल्टा अपोजिट लघुत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्तक वह छोटी सी छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को
पूरी तरह से विभाजित करती है। दोनों में अंतर बस इतना है कि महत्तम समापवर्तक जो है बड़ी से बड़ी संख्या होती है और लघुत्तम समापवर्तक जो है छोटी सी छोटी संख्या होती है। उसमें वो सबसे छोटा नंबर होगा जो उन दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती है। इस तरह से ये जो है लघुत्तम समापवर्तक का परिभाषा हो गया और महत्तम समापवर्तक का परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो आज के लेसन में हम लोग केवल महत्तम समापवर्तक के विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला जो विधि है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने का अपवर्तक विधि, अपवर्तक विधि। और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। और तीसरा है भाग विधि, जिसको हम लोग सतत विभाजन विधि भी कहते हैं। तीसरा है भाग विधि, इसको हम लोग क्या करते हैं, सतत विभाजन विधि। सतत विभाजन विधि। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। सबसे पहला है अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया जा सकता है। दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है हम लोग दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा जो विधि है भाग विधि। तीसरा जो विधि है भाग विधि। भाग विधि द्वारा जो है हम लोग महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग जब लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे तो वहां पे जो है 2 ही विधि काम आएगा, एक तो अपवर्तक विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि द्वारा जो है लघुत्तम समापवर्तक के सतत विभाजन विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात नहीं किया जा सकता। केवल उसके लिए 2 ही विधि है, एक अपवर्तक विधि और एक जो है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि क्या है? अपवर्तक विधि तो हम लोग समझेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 से 20 तक का टेबल जो है सबको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। तब तो हम जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर 20 तक का अगर टेबल याद नहीं भी है, जिसको 2 से 10 तक का भी टेबल याद है अच्छे से, तब भी हम जो है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अपवर्तक विधि। क्या विधि देखते हैं? अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि देखेंगे। अपवर्तक विधि। अपवर्तक विधि में देखते हैं ये एक सवाल है 6, 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है अपवर्तक विधि से। किस विधि से क्या करना है? अपवर्तक विधि से। तो अपवर्तक विधि के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 6 का अपवर्तक निकालना है, 12 का अपवर्तक निकालना है और 18 का अपवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 6 का अपवर्तक
दूसरा है 12 का अपवर्तक और तीसरा है 18 का अपवर्तक। अब अपवर्तक होती क्या है? अब हमें ऐसे टेबल की तलाश करना है जिस टेबल से 6 जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए। 6 जो है पूरी तरह से विभाजित हो जाए, हमें ऐसे टेबलों की तलाश करना है। और हम लोग देखते हैं 6 जो है किस किस टेबल से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहला एक आता है, क्योंकि सारे संख्याएं जो है 1 से विभाजित होती हैं, चाहे संख्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चाहे संख्याएं कितनी छोटी क्यों ना हो। जो संख्याएं होती है वो 1 के टेबल से पूरी तरह से विभाजित होती है। तो 6 का पहला टेबल हमें मिल गया 1। 6 जो है 1 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम लोग और देखते हैं 6 जो है और किस टेबल से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है? तो 2। किससे विभाजित होती है? 2 के टेबल से जो है 6 जो है पूरी तरह से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा टेबल भी मिल गया 2। 6 जो है और हम लोग देखते हैं कि और किस टेबल से 6 जो है पूरी तरीके से विभाजित होती है? तो 2 के बाद हम लोग देखते हैं 3 से जो है 6 जो है पूरी तरह से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है ना। 3 दूने 6, 1 छक्का 6 पूरी तरह से विभाजित हो गया, 2 तिया 6 पूरी तरह से विभाजित हो गया, और जो है 3 दूने 6 पूरी तरह से विभाजित हो गया। अब हम लोग अगला टेबल और देखते हैं 4 से जो है 6 विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 4 एक कम 4 और 4 दूने 8 डिवाइड नहीं हुआ। हम लोग देखते हैं 5 से क्या जो है 6 टेबल विभाजित 6 जो है विभाजित हो रहा है 5 के टेबल से? तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 एक कम 5 और 5 दूने 10, तो जो है 6 नहीं आ रहा है। तो हम लोग अगला टेबल पढ़ते हैं 6 का 6। कोई भी संख्या जो है एक और स्वयं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अगर वो अन्य संख्याओं से नहीं होता है तो वो अपने आप से स्वयं और एक से क्या हो जाती है? पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो 6 का जो है अपवर्तक कितना आ गया? 1 2 3 4। कितना टेबल मिल गया? 4। कितना टेबल मिल गया? 4। उसी तरीके से हम लोग अब 12 का अपवर्तक देखते हैं। 12 जो है ऐसी कौन कौन सी टेबल है जिससे वो पूरी तरह से विभाजित हो जाए? तो सबसे पहला टेबल आता है 1 से जो है 12 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 2 से 2 छक्के 12, 2 से भी जो है 12 पूरी तरह से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाता है। हम लोग इस तरीके से टेबल को चेक करते करते जाएंगे, है ना। सबसे पहले हम लोग 1 का देखेंगे, 1 के बाद हम लोग 2 का देखेंगे, उसके बाद 3 का देखेंगे, 4 का देखेंगे, 5 का देखेंगे, क्रमशः हम लोग बढ़ते बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 का भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं 3 वाले टेबल में। 3 से जो है 12 जो है डिवाइड हो रहा है क्या? तो हो रहा है, क्योंकि 3 चौके 12। तो ये 12 जो है 3 के टेबल से भी पूरी तरीके से क्या हो गया? डिवाइड हो गया। उसके बाद हम लोग अगला टेबल चलते हैं 4 से जो है 12 पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है क्या? तो हो रहा है, क्योंकि 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो ये 4 से भी हो गया। अब और देखते हैं 4 के बाद हम लोग देखते हैं 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल में 12 आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि 5 एकम 5, 5 दूने 10 और 5 तिया जो है 15। तो 5 के टेबल में 12 नहीं मिला, तो 5 को हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग चले जाते हैं 6 वाले टेबल पे। तो 6 में देखते हैं 6 एकम 6 और 6 दूने 12। तो 6 के टेबल से भी 12 जो है पूरी तरीके से क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, 7 दूने 14, 12 नहीं आया। अब हम लोग बढ़ते हैं 8 से। 8 एकम 8, 8 दूने 16, 12 नहीं आया। और हम लोग बढ़ जाते हैं 9 से। 9 एकम 9, 9 दूने 18, 12 नहीं मिला।
अब हम लोग बढ़ जाते हैं 10, 10 एकम 10, 10 दूने 20, 12 हमें नहीं मिला। अब बढ़ जाते हैं 11, 11 एकम 11, 11 दूने 22। अब हम लोग बढ़ जाते हैं 12, तो 12 एक का 12, क्योंकि वो स्वयं से ही लास्ट में, इसके आगे और टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला जो टेबल है उसमें 12 जो है आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो है उससे बड़ी संख्या है। तो किसी भी संख्या का अपवर्तक ज्ञात करना रहेगा तो आपको उस संख्या तक पहुंचना है, स्वयं तक पहुंचना है। ठीक है, तो यहां देखो 12 का अपवर्तक क्या क्या मिल गया, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 4 मिल गया, 6 मिल गया और 12 मिल गया। टोटल जो है 6 टेबल जो है 12 जो है पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है 18, 18 का अपवर्तक निकालेंगे तो हमें फिर टेबल की तलाश करना है कि 18 जो है किस किस टेबल से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं 1, क्योंकि 1 से सारे संख्याएं जो है डिवाइड होता है, 1 18 18। अब हम लोग देखते हैं 2 से, 2 से 2 निया 18, तो ये 2 से भी जा रहा है। अब हम लोग और देखते हैं तीसरे नंबर का टेबल में, देखते हैं तीसरे नंबर का टेबल में 3 छके 18, तो ये 3 से भी जा रहा है। 4 से देखेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 18 बीच में आ रहा है लेकिन 4 के टेबल में नहीं आ रहा है ना, तो 4 जो है नहीं होगा इसका अपवर्तक। 5 देखते हैं, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, तो 18 का ये भी अपवर्तक नहीं होगा। 6 देखते हैं, 6 तिया 18, तो ये जो है 6 से भी जा रहा है 18 पूरी तरीके से। 7 से नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूने 14 और 7 तिया 21, इससे भी नहीं जाएगा। 8 से देखते हैं, 8 दूने 16 और 8 तिया 24, नहीं जा रहा है। 9 से देखते हैं, 9 एकम 9 और 9 दूने 18, तो ये 9 से चला गया। उसके बाद 10 से नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा, 14 से भी नहीं जाएगा, 15 से भी नहीं जाएगा, 16 से भी नहीं जाएगा, 17 से भी नहीं जाएगा और ये जाएगा अपना स्वयं 18 से। तो 18 का 18, ये देखो 18 का अपवर्तक क्या क्या मिल गया, 1 2 3 6 9 और 18। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, उभय अनिष्ट निकालना है, जो 6 में भी हो, 7 के अपवर्तक में हो, मतलब 6 के अपवर्तक में हो, 12 के अपवर्तक में हो और 18 के अपवर्तक में हो। तो चलो देखो क्या क्या है जो है तीनों में कॉमन है, कॉमन मतलब तीनों में उपस्थित है, तीनों में वह नंबर मौजूद है। तो कौन कौन सा नंबर है देखो, एक तो 1 है जो तीनों में है, और क्या है 2 है, 2 भी जो है तीनों में है, और देखो और कौन सा है 3 है, ये जो है तीनों में है, और देखो और कौन सा है 6 है जो तीनों में है, और है क्या नंबर जो तीनों में कॉमन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 12 और 18 का उभयनिष्ठ। या कॉमन क्या क्या हो जाएगा, एक तो 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। इन चारों नंबर में देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो 6 जो है क्या हो जाएगा 6 12 और 18 का महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। 6 12 और 18 का जो है मास बराबर क्या हो जाएगा 6। ये जो है हमारा आंसर है। ये जो है अपवर्तक विधि से इस तरह से अपवर्तक करके निकाल करके हम जो है क्या कर सकते हैं, महत्तम समापवर्तक जो है निकाल सकते हैं। सबको समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, अगला विधि हम लोग देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। अगला विधि क्या देखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको नेक्स्ट में देखते हैं।